गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अर्थशास्त्र लेसन 17 भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप भाग 2 उद्योग एवं सेवा क्षेत्र उद्योग क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। चलिए पाठ की ओर ध्यान देते हैं। 60 वर्षों की झलक। प्रारंभिक दौर मतलब शुरुआती दौर में कैसे थे। हमारे देश में स्वतंत्रता के पूर्व उद्योगों का विस्तार सीमित था। मतलब हमारे देश में स्वतंत्रता से पहले उद्योगों का जो विस्तार हुआ था वो कैसा था, सीमित था। मतलब बहुत अधिक फैला हुआ नहीं था। कुछ ही बड़े उद्योग जैसे जूट, सूती वस्त्र, लौह इस्पात, सीमेंट आदि संचालित थे। कुछ ही मतलब थोड़े ही ऐसे बड़े उद्योग थे जिसमें क्या काम होता था, जूट के कार्य होते थे, सूती वस्त्र, लौह इस्पात, सीमेंट जैसे आदि कार्य किए जाते थे। उस समय हमारे देश की लगभग 80% जनसंख्या गांवों में निवास करती थी। मतलब उस समय जो देश की 80% जनसंख्या वो ज़्यादातर गांवों में ही निवास करती थी। उद्योग में भी रोजगार की दृष्टि से कुटीर उद्योग की भूमिका महत्वपूर्ण थी। जो उस समय जो उद्योगों से जो रोजगार प्राप्त होता था वो कुटीर उद्योग ही प्रमुख भूमिका थी। मतलब उस समय परिवार के सदस्य मिलकर ही कुटीर उद्योग का कार्य चलाते थे। श्रमिकों का एक बड़ा समूह इन छोटे छोटे ग्रामीण व्यवसाय में कार्य करता था। जो श्रमिक होते थे वो इन्हीं काम में अपना बड़ा समूह बना करके छोटे छोटे ग्रामीण अपना व्यवसाय का कार्य करते, मतलब अपना कार्य चलता रहता था। अब देखते हैं दंड आरेख 17.1 को देखने से पता चलता है कि वर्ष 2050-51 से 2009-10 के 60 वर्षों के अंतराल में जीडीपी में उद्योग का योगदान 17% से बढ़कर 28% हो गया। इसी अंतराल में कुछ रोजगार में उद्योगों की भागीदारी 11% से बढ़कर 22% हो गई। इन 60 वर्षों के अंतराल में उद्योगों की नहीं हुई है। तो यहाँ एक दंड आरेख दिया गया है, उसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं बच्चों कि रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र की भागीदारी कितनी थी। यहाँ 1950-51 और एक दिखाया है 2009-10 में। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब जीडीपी में हिस्सा 17% रहा है और रोजगार में 11% रहा है। उसी तरीके से 2009-10 में जीडीपी का जो हिस्सा था वो कितना है, 28% है और रोजगार में हिस्सा है वो 22% है। इसी तरीके से उस समय रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों की भागीदारी थी। अब चलिए आगे देखते हैं। आज़ादी के पश्चात उद्योगों के विकास के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। आज़ादी के पश्चात क्या है, उद्योगों के विकास के लिए, ताकि उद्योग सही तरीके से चल सके, इसके लिए सरकार ने कदम उठाए। इसका प्रमुख उद्देश्य औद्योगिक विकास के साथ साथ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना था। मतलब सरकार हमेशा चाहती थी कि उद्योगों का विकास हो, जिससे क्या है, उनका उद्देश्य था औद्योगिक मतलब उद्योग धंधों का विकास के साथ साथ अपनी जो भी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वो आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सके, मतलब अपने आप को वो सक्षम बना सके। इसलिए नवीन उद्योगों की स्थापना के लिए, इस नवीन उद्योग मतलब नए उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा आधारभूत उद्योगों जैसे बिजली, खनिज, धातु, मशीनरी आदि पर जोर दिया गया। इनकी जरूरत सभी कारखानों को होती थी। जो आधारभूत मतलब जो आवश्यक वस्तुओं का जो उपयोग करके उद्योगों में उपयोग में लाए जाते थे, जैसे बिजली, खनिज, धातु, मशीनरी आदि पर वो क्या है, ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा। इनकी ज़रूरत सभी कारखानों को होती थी। इतनी जो आवश्यक जो चीज़ें थी वो कारखानों को आवश्यक में होती थी। फलस्वरूप आधारभूत उद्योगों के सहारे अन्य उद्योग तेजी से स्थापित होने लगे। इससे उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि हुई। मतलब इन सब की वजह से उद्योग में जो आवश्यक चीजें उपयोग में आने की वजह से ही क्या है, उद्योगों के सहारे अन्य उद्योग भी जो और भी उद्योग थे वो क्या है, तेजी से स्थापित होने लगे और जिससे क्या है, उत्पादन भी बढ़ा और रोजगार में भी वृद्धि होने लगी। आधारभूत मतलब किसी भी उद्योगों में उपयोग में आने वाली वो मूल चीज सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, ऐसी चीजें। आधारभूत उद्योग की स्थापना करना एक चुनौती थी, क्योंकि इसमें विशाल पूंजी के साथ साथ
लंबा समय लगता था। मतलब ये उद्योगों के लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि पूंजी जो बहुत ही अधिक मात्रा में चलता था, वो पूंजी क्या है, वो समय बहुत ही लंबा चलता रहता था। उदाहरण के लिए बिजली उत्पादन के लिए बिजली घर की स्थापना में लगभग 5 से 10 वर्ष लग जाते थे। जो बिजली का उत्पादन करने के लिए बिजली घर पावर प्लांट की स्थापना करने के लिए कम से कम 5 से 10 वर्ष लग जाते थे, मतलब बहुत लंबे समय लगते थे। इसलिए ये उद्योग सरकार द्वारा स्थापित किए गए। स्वतंत्रता के बाद वस्तुओं के उत्पादन में आत्मनिर्भरता व रोजगार में वृद्धि के लिए कारखानों की स्थापना का तेजी से प्रयास किया जाने लगा। मतलब स्वतंत्रता के बाद वस्तुओं के उत्पादन, जो भी वस्तुएं उत्पादन हो रही थी, वो तेजी से बढ़ने लगा। साथ ही आत्मनिर्भरता व रोजगार में वृद्धि के लिए कारखानों की स्थापना की गई और यह तेजी से प्रयास भी किया जाने लगा। बृहद मतलब बड़े या बड़े उद्योगों में लौह इस्पात, बिजली घर, खनिज आधारित संयंत्रों की स्थापना सरकारी क्षेत्रों में प्रारंभ की गई। जो बड़े उद्योग लग रहे थे वो क्या है, सरकार के द्वारा, जैसे कि लौह इस्पात, बिजली घर, खनिज आधारित संयंत्र सरकारी क्षेत्रों में सरकार के द्वारा ही प्रारंभ किए जाने लगे। आप भिलाई स्टील के प्लांट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो क्या था, एक संयंत्र। भारत जब स्वतंत्र होने के बाद ये पहला इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ था, जो क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र पर स्थापित की गई थी। जो इसकी स्थापना पूंजी जो थी भारत सरकार ने तत्कालीन सोवियत संघ रूस के द्वारा स्थापित की गई थी। तो बच्चों आगे देखते हैं सुधारों का दौर। उद्योगों के विकास के लिए सरकार ने कई नीतियां बनाई। मतलब उद्योगों के विकास के लिए, उद्योग अधिक से अधिक विकास करे, इसके लिए सरकार ने कई नियम बनाए। उदाहरण के लिए कुछ क्षेत्रों में उत्पादन का अधिकार छोटे उत्पादों को दे दिया गया, जैसे हैंडलूम, हाथकरघा से कपड़ा उत्पादन का कार्य। यहाँ पे ये बताया कि उदाहरण के लिए बताया गया है कि कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जहाँ पे उत्पादन का अधिकार सिर्फ किसको दिया गया था, छोटे उत्पादक, जो छोटे उद्योगपति होते थे, वो उन चीज़ों का उत्पादन करते थे। जैसे कि यहाँ हैंडलूम, हाथ के द्वारा बनाए हुए कपड़े या कुछ अन्य चीज़ें जो कार्य करते हैं। अब आगे देखते हैं, बड़े उद्योगों को इस क्षेत्र में उत्पादन की अनुमति नहीं दी गई। जो बड़े उद्योग थे वो छोटे उद्योगों के द्वारा जो कार्य करते थे उनमें उन चीज़ों को उत्पादन करने की अनुमति नहीं दी गई, ताकि वे बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्धा से उद्योग बच सके। यहाँ ये बताया गया है कि इसकी मुख्य वजह ये थी कि इससे क्या है, बड़े उद्योगपतियों से बचाने के लिए छोटे उद्योगपतियों को उसमें भागीदारी ना हो। इसके लिए क्या है, बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्धा से ये उद्योग बचे रह सकें। साथ ही इन छोटे उद्योगों से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। इन छोटे उद्योगों से क्या है, लोगों को ज़्यादातर काम मिल सके। बड़े उद्योगों के लिए लाइसेंस प्रणाली की व्यवस्था की गई और उनके उत्पादन की मात्रा निश्चित कर दी गई। बड़े उद्योगपतियों के लिए क्या है, लाइसेंस प्रणाली, मतलब अपने उद्योगों को चलाने के लिए उन्हें लाइसेंस बनाने पड़ते थे, जिससे क्या है, उनकी उत्पादन की जो मात्रा थी, जितना वो उत्पादन करते थे उसकी जो मात्रा क्या है, निश्चित कर दी गई। जितनी उन्हें मात्रा दी गई है उसी आधार पर वो क्या है, चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं या उत्पादन कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, समय के साथ इन औद्योगिक नीति में कठिनाइयां आने लगी। मतलब समय फिर बदलते चलते गए और औद्योगिक नीति मतलब उद्योग में जो नीति बनाई गई थी उसमें कठिनाइयां उत्पन्न होने लगी। उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस प्रणाली से जटिलता बढ़ गई और कागजी कार्यवाही में बहुत लंबा समय लगने लगा। उद्योगों की जो स्थापना मतलब उद्योगों की जब स्थापना कर रहे थे उसके लिए क्या थी, लाइसेंस प्रणाली, लाइसेंस का होना जरूरी था, जो बहुत ही क्या थी, जटिल थी, जिससे बहुत सारे लोगों को क्या है, परेशानी का सामना झेलना पड़ता था। और साथ ही कागजी कार्यवाही, कागज के द्वारा किए जाने वाले कार्यवाही, उसमें भी समय ज़्यादा लगने लगे। कुछ प्रभावशाली लोगों को आसानी से लाइसेंस प्राप्त हो जाते थे। कुछ प्रभावशाली, जो जिनके पास
अपने कार्य को करने के लिए वो सक्षम होते थे, वैसे लोग क्या है आसानी से वो अपने लिए लाइसेंस प्राप्त कर लेते थे। इससे बड़े उद्योगपतियों को लाभ हुआ। जो बड़े उद्योगपति थे वो तो इसका लाभ ले लिए, लेकिन छोटे उद्योगपतियों को समस्या का सामना करना पड़ा था। जो छोटे उद्योगपति थे वो उनको लाइसेंस के लिए भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कुछ क्षेत्रों में बड़े उद्योगपतियों का एकाधिकार स्थापित होने लगा। कुछ ऐसे बड़े भी क्षेत्र थे जहां उद्योगपतियों को क्या है अपना उद्योग स्थापित करने के लिए एकाधिकार, उन्होंने क्या है अपनी एक उद्योगों को स्थापित करने के लिए एक ताकत मिल गई, शक्ति मिल गई, और इन क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा नहीं रही। मतलब अब उनका कोई मुकाबला करने वाला नहीं रह सका। परिणाम स्वरूप तकनीकी विकास के लिए प्रोत्साहन नहीं मिल पाया एवं उत्पादन की मात्रा भी सीमित हो गई। क्या हुआ? परिणाम स्वरूप तकनीकी विकास में प्रोत्साहन मतलब उन्हें बढ़ावा देने के लिए कुछ नहीं मिला एवं उत्पादन की जो मात्रा थी वो क्या हो गई? सीमित हो गई। इस प्रकार प्रारंभिक दौर के दौरान उद्योग जगत में उत्पादन और रोजगार शुरू में तेजी से बढ़ा। यह क्या कैसे हुआ? मतलब प्रारंभिक दौर में शुरुआती दौर में क्या है उद्योग की जगत में उत्पादन और रोजगार दोनों ही तेजी से बढ़ने लगा, परंतु इसके पश्चात यह प्रक्रिया कई समस्याओं से घिरने लगी और उद्योगों का विस्तार धीमा हो गया। यहाँ मतलब दिन प्रतिदिन उद्योगों प्रारंभिक दौर में मतलब शुरुआती दौर में उद्योग तो अच्छे तरीके से चल रहे थे, लेकिन परंतु धीरे धीरे ये क्या है यह प्रक्रिया विभिन्न समस्याएं कई ऐसी समस्याएं उनके सामने आने लगी जिससे उद्योगों का जो विस्तार हो रहा था वो क्या है धीरे धीरे मंद होना शुरू हो गया। अब आगे देखते हैं। सरकार द्वारा संचालित कई फैक्ट्रियां घाटे में चलने लगी और इन्हें चलाए रखने के लिए सरकार की प्रति वर्ष सहायता राशि प्रदान करती रही। मतलब सरकार के द्वारा जो संचालित की जा रही, सरकार के द्वारा जो चलाए जा रहे थे फैक्ट्रियां वो क्या है घाटे में चलने लगे, जिसकी वजह क्या थी कि चलाए रखने के लिए सरकार के लिए प्रति वर्ष सहायता मतलब उस कंपनी को चलाने के लिए या उद्योगों को चलाने के लिए हमेशा सहायता राशि प्रदान करती रही। उम्मीद थी कि ये फैक्ट्रियां आत्मनिर्भर हो जाएंगी। मतलब ऐसी उम्मीद लगाई गई कि फैक्ट्रियां एक न एक दिन क्या है स्वयं से आगे बढ़ने लग जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हमारी व्यवस्था से पूंजी की कमी व रोजगार की समस्या हावी होने लगी। मतलब हमारी जो व्यवस्था की वजह से क्या है पूंजी मतलब उद्योगों में जो उत्पादन करने के लिए जो आवश्यक राशि होती थी उसमें क्या है कमी होने लगी। बेरोजगारी की समस्या भी मतलब उसमें उत्पन्न होने शुरू हो गए। सन 1990 के दशक में औद्योगिक नीति में परिवर्तन किया गया। 1990 के आसपास में औद्योगिक मतलब उद्योगों की जो नीति बनाई गई थी उसमें परिवर्तन किया गया और समस्या को सुलझाने का प्रयास किया गया कि किस तरीके से औद्योगिक नीति को सही ढंग से या सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो उन समस्याओं का हल निकालने के लिए उसे निपटारा करने के लिए नीतियां बनानी शुरू की। इससे नए उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा मिला। मतलब इन जो औद्योगिक नीति बनाई गई थी उससे नए उद्योग जो स्थापित हो रहे थे उनको क्या है बढ़ावा मिला, उन्हें प्रोत्साहन मिला और कुछ वस्तुओं के आयात निर्यात में छूट दी गई। और क्या होने लगा साथ ही साथ वस्तुओं के आने और ले जाने में भी छूट दी गई कुछ ऐसी वस्तुओं में। औद्योगिकी मतलब उद्योगों की नीति के में बदलाव से अन्य देशों के निजी उद्योगों को भारत में आने का प्रोत्साहन मिला। जो औद्योगिक नीति की वजह से क्या बदलाव होने लगे, जो अन्य देश के जो उद्योगपति थे जिनकी अपनी स्वयं की उद्योग चल रहे थे वो भारत में आने शुरू किए। लाइसेंस प्रणाली समाप्त कर दी गई और बड़े उद्योगों को कुछ सुरक्षित क्षेत्रों के लिए अनुमति दी गई। घाटे में चल रहे सरकारी कारखानों को सुधारने के लिए निजी लोगों को आमंत्रित किया गया। घाटे में चली तो जो नुकसान में चल रहे थे ऐसे चल रहे सरकारी कारखानों को सुधारने के लिए मतलब उन्हें ठीक करने के लिए निजी लोगों को जो क्या है उन कंपनियों को या उन कारखानों को में परिवर्तन ला सके ऐसे लोगों को वहाँ पे बुलाया गया। प्रतिस्पर्धा बढ़ाई गई। अब मुकाबला जो था जो उद्योगों के क्षेत्र में जो मुकाबला था उसमें बढ़ाई गई। साथ ही सरकारी उद्योगों को परिवर्तन के लिए
परिवर्तन के लिए भी प्रोत्साहन किया गया, जिससे उत्पादन में वृद्धि हो गई। प्रतिस्पर्धा अब क्या है, बढ़ती चली गई और साथ ही उद्योगों में भी परिवर्तन होने लगे। अब उन्हें प्रोत्साहन मिलने लगा, जिससे क्या होने लगा, जो उत्पादन की जो क्षमता थी, जो वृद्धि थी, वो धीरे धीरे अब बढ़ने शुरू हो गई। उदारवादी तरीके से उद्योग, कल कारखाने, सूचना एवं संचार क्षेत्रों में निजी और विदेशी निवेश आमंत्रित किए गए। इससे नए उद्यमों की स्थापना का कार्य प्रारंभ हुआ। अब क्या था, अब खुले तौर से जो दूसरे देश के उद्योगपति थे, वो क्या है, अपने भारत आकर के अपने उद्योग स्थापित करने में वो भागीदारी होने लगे, जिससे क्या है, कल कारखाने, सूचना एवं संचार, जिससे सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सके, ऐसे क्षेत्र में निजी जो स्वयं की चलती थे, ऐसे विदेशी निवेशों, जो क्या है, विदेशी निवेश अपने खर्च करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया, जिससे नए उद्योगों की स्थापना कार्य जो था वो प्रारंभ हो गया। अब आगे देखते हैं उद्योगों में रोजगार। उद्योग में अत्यधिक मशीनीकरण के कारण कम श्रमिकों को रोजगार के अवसर मिले। अब उद्योगों में अत्यधिक मतलब उद्योगों में अब ज़्यादातर क्या है, मशीन के द्वारा चलने वाले कार्य शुरू करने लगे, जिसकी वजह से श्रमिकों को जो कार्य मिलता था कंपनियों के या उद्योगों के माध्यम से, वो कंपनियों को रोजगार के अवसर अब कम मिलने शुरू हो गए। उदाहरण के लिए एक बड़े स्टील कारखाने में सन 1991 से सन 2005 तक उत्पादन को 5 गुना बढ़ाकर कर्मचारियों की संख्या आधी हो गई। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि एक स्टील कारखाने जो क्या है 1991 में से 2005 तक चल रहे थे, उसमें उत्पादन तो 5 गुना बढ़ा, मतलब 5 गुना अधिक मात्रा में चीज़ें बनाने लगे, लेकिन उसमें कर्मचारियों की जो संख्या थी वो क्या है, आधी कर दी गई। सन 1991 में उत्पादन 10 लाख टन था एवं 85,000 श्रमिक कार्यरत थे, जबकि सन 2005 में यही उत्पादन 50 लाख टन हो गया, लेकिन कर्मचारियों की संख्या 44,000 कर दी गई। कई काम ठेका मजदूरी पर दिए गए। यहाँ क्या है, उत्पादन को बढ़ाने के लिए इन कामों में क्या है, उन कामों को करने के लिए लोगों को ठेके पर मजदूरी दे दी गई, ताकि वो क्या है, उन उद्योगों पर वो अपना कार्य कर सके। इस प्रकार उद्योग में रोजगार की आशा के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई, जबकि उत्पादन बढ़ता गया। यहाँ पे ये बताया गया कि उद्योगों में जो रोजगार की आशा के अनुरूप जितनी जो आशा की थी वृद्धि नहीं हो पाई, लेकिन उत्पादन क्या था, बढ़ता चला गया। अब आगे देखते हैं उद्योग के उपक्षेत्र। अब उद्योग के जो क्षेत्र हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उत्पादन एवं रोजगार दोनों को बढ़ावा कैसे मिल सकता है, इसके लिए हमें उद्योग के उपक्षेत्र को समझना होगा। उद्योग के अंतर्गत विनिर्माण मतलब वस्तुएं बनाना, बिजली, गैस, जल आपूर्ति, खनन, निर्माण उद्योग आता है। जो उद्योग के अंतर्गत विनिर्माण वस्तुएं बनाने के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, बिजली, गैस, जल, ऐसे और भी चीज़ें क्या है उनके अंतर्गत आती हैं। विनिर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से कच्चे माल को नए उत्पाद में बदला जा सकता है। यहाँ पे विनिर्माण का बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित किया गया है कि विनिर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है, मतलब ऐसी प्रक्रिया है जिससे क्या है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन मतलब उसको परिवर्तन करके कच्चे माल को नए उत्पाद मतलब नए चीज़ों में उसे बदला जा सकता है। विनिर्माण उद्योग क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण उपक्षेत्र है। वर्ष 2009-10 में इस उपक्षेत्र की हिस्सेदारी जीडीपी में 16% है और यह लगभग 5 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है। मतलब धीरे धीरे जो उद्योग के क्षेत्र के अंतर्गत जो उपक्षेत्र थे वो भी लोगों को रोजगार प्रदान करने लगे और यह बढ़ता चला गया। और अब आगे देखते हैं, विनिर्माण एक संतुलित अर्थव्यवस्था का आधार माना जाता है। मतलब अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए क्या है, विनिर्माण को संतुलित रूप से या सही ढंग से चलने वाला आधारभूत माना जाता है, जो
विकसित देशों के विकास का एक अहम कारण रहा है। विकसित देश, जो देश विकसित हो चुके हैं, वैसे देशों के विकास का अहम कारण मतलब उनको विकास की ओर ले जाने का एक मुख्य कारण रहा है। ऐतिहासिक रूप में देखा जाए तो हर विकसित देश ने विनिर्माण की वृद्धि को बहुत महत्व दिया गया है। जो विकसित देश हैं वो ऐतिहासिक मतलब इतिहास में हम आज भी उन चीज़ों को जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से विकसित देश हैं वो क्या है, वस्तुएं बनाने के माध्यम से वो क्या है अपने देश को शक्तिशाली और विकसित देश बनाने लगे और वो विनिर्माण में जो वृद्धि है उसको ज़्यादातर महत्व दिया जाने लगा। इसके कारण अन्य क्षेत्रों में मांग बढ़ गई। इसकी वजह से क्या है, अन्य क्षेत्रों में जहाँ वस्तुओं की मांग की आवश्यकता बढ़ती चली गई। विनिर्माण से प्राप्त उत्पाद ने हमारे जीवन को कई प्रकार की सुविधाएं प्राप्त की। वस्तुओं के उत्पादन किया, वस्तुओं की वजह से क्या है दिन प्रतिदिन हमारे दिनचर्या में भी या हमारे जीवन में भी उन सुविधाओं या उपयोग उनका बढ़ता चला गया। उपयोगी उत्पाद बनाने के लिए एक उचित तकनीक खोजना और उसे सभी के लिए सुलभ कराना इसका लक्ष्य है। जो उपयोगी उत्पाद है, जो भी चीज़ें उपयोग आवश्यक की चीज़ें हैं, उसका उचित तकनीकें मतलब सही तरीके से उसे खोजना बनाना ही क्या है सभी के लिए सुलभ मतलब उनके लिए क्या है, उनको वस्तुओं के उपयोग में सरलता प्राप्त करना ही इनका मुख्य लक्ष्य है। यहाँ पे इस्पात का उत्पादन दिखाया गया है। आप देख सकते हैं दंड आरेख 17.5 जो इस्पात का उत्पादन किस तरीके से और वर्षों को भी यहाँ दिखाया गया है। यहाँ पे 2007 और 8 की स्थिति को दिखाया गया है। आप देख सकते हैं एक तरफ वर्ष है और एक तरफ उत्पादन लाख टन में कितने उत्पादन की गई है। तो आप देख सकते हैं 2007-8 में उत्पादन क्षमता जो थी क्या 50 टन से अधिक होने लगी। फिर आप 2008-9 में देख सकते हैं स्थिति, आप 2011-12 की भी स्थिति देख सकते हैं जो क्या है 70 लाख टन से भी ऊपर हो गए। इस तरीके से उत्पादन जो था वो इस्पात का वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। अब आगे देखते हैं खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण से को समझ लेते हैं पहले कि ये ऐसी गतिविधि है जिसमें क्या है प्राथमिक कृषि उत्पादों को प्रसंस्करण कर उनका जो मूल्यवर्धन मतलब मूल्यों के को प्राप्त करने में किया जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हो डेयरी उत्पादन हो गया, सब्जी उत्पादन हो गया, इस तरीके से अन्य चीज़ें हैं जो खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत आते हैं। आधारभूत क्या होती है कि किसी भी उद्योगों को सुचारू रूप से या सही ढंग से चलाने के लिए आवश्यक मूल सुविधाओं उपलब्ध कराती हैं वैसी चीज़ें। तो आधारभूत धातु और वस्त्र उद्योग भारत के विनिर्माण के प्रमुख उद्योग हैं। ये चीज़ें क्या है भारत के विनिर्माण मतलब वस्तुओं के निर्माण के प्रमुख उद्योग हैं। लौह इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। इस कारण इस्पात का उत्पादन किसी भी देश की विनिर्माण की क्षमता का संकेत माना जाता है। खाद्य प्रसंस्करण एवं वस्त्र उद्योग हमारे देश में रोजगार के अधिकतर अवसर प्रदान करते हैं। जो खाद्य प्रसंस्करण मतलब जितने भी हम अपने भोजन या खाने की चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं ऐसी चीज़ें, और साथ ही वस्त्रों के उद्योग ने हमारे देश में ज़्यादातर रोजगार उपलब्ध कराए हैं। वस्त्र उद्योग विनिर्माण क्षेत्र का एक विशेष उद्योग है। मतलब वस्त्र निर्माण कपड़े जो बनाते हैं ऐसे क्षेत्र भारत में इनका विशेष स्थान है। यह उद्योग ही एक ऐसा विनिर्माण उद्योग है जिसमें शुरू से अंत तक भारत पूरी तरह से क्या है आत्मनिर्भर है। मतलब इस कार्य को करने के लिए वो स्वयं सक्षम है। यहाँ आप देख सकते हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में रोजगार की स्थिति निम्नांकित तालिका में दिखाई गई है। जहां आप देख सकते हैं कि 2007-8 में रोजगार जो कितना था 15 लाख था, 2008-9 में 15.5 लाख दिखाया गया है, 2009-10 में 16 लाख है और 2010-11 में 16.5 लाख दिखाया गया है। 2011-12 में 17.75 लाख है जो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। उसी तरीके से यहाँ पे
दंड आरेख के माध्यम से भी दिखाया गया है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में रोजगार की जो स्थिति है वो किस तरीके से है। आप देख सकते हैं एक तरफ रोजगार लाखों में दिखाए गए हैं और एक तरफ वर्ष दिखाए गए हैं। जिस तरीके से 2007-8 में जो 15 लाख में जो रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं, इसी तरीके से स्थिति जो है क्या है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में रोजगार की स्थिति क्या है, दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई है। आप देख सकते हैं इसे और समझ भी सकते हैं। अब आगे देखते हैं औद्योगिक परिदृश्य और चुनौतियां, मतलब उद्योगों के अंतर्गत उसके समकक्ष और कौन कौन सी चुनौतियां सामने आई हैं। उद्योगों द्वारा किसी भी वस्तु का उत्पादन करने में मशीनों, बिजली एवं विभिन्न रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। वस्तुओं के द्वारा किसी भी वस्तु उद्योगों के द्वारा किसी भी वस्तु का जो उत्पादन किया जाता है उसमें क्या है, मशीनों के माध्यम से, बिजली एवं विभिन्न ऐसे रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर किया जाता है। उत्पादन के समय कुछ उद्योग बहुत से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालते हैं, इससे आसपास का वातावरण प्रदूषित हो जाता है। यहाँ ये बताया गया कि उत्पादन मतलब जब चीज़ों का उत्पादन किया जाता है उस समय उद्योगों में हानिकारक पदार्थ जो होते हैं वो क्या है, बाहर निकाले जाते हैं, जिससे क्या है आसपास के जो वातावरण है वो क्या है, प्रदूषित हो जाते हैं, खराब होने लगते हैं। अब आगे देखते हैं कल कारखानों से निकलने वाली धुआं और गंदे पानी के कारण भूमि, जल एवं वायु प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। कल कारखाने की वजह से उसमें निकलने वाली जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं या चीज़ें वो क्या है, जैसे कि यहाँ धुआं और गंदे पानी की निकासी के कारण जो क्या है भूमि के अंदर जाती है और जल को भी प्रदूषित करती है और साथ ही हमारे वायु को भी वो प्रदूषित करती है। इसका दुष्प्रभाव फसल एवं स्वास्थ्य पर पड़ता है। इस जो भी यहाँ प्रदूषित चीज़ें जो निकलती हैं उसकी वजह से क्या है, जो हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है और साथ ही हमारे फसल पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण लोग अनेक बीमारी के शिकार हो जाते हैं। इन सब की वजह से क्या है, लोगों में अनेक ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए उद्योगों से निकलने वाले हानिकारक पदार्थों पर प्रतिबंध या उसके उपचार करने की व्यवस्था को लागू करने चाहिए। मतलब कल कारखाने से निकलने वाली जो गंदी चीज़ें हैं, गंदे धुएं हैं, जिसकी वजह से हमारे पर्यावरण नुकसान हो रहा है, तो इसके बचाने के लिए उद्योगों में से जो निकलने वाले हानिकारक पदार्थ हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाए, मतलब रोक लगाया जाए, जिससे और साथ ही साथ उसका सही तरीके से उपचार मतलब उसके कई अन्य तरीके या उपाय निकाले जाए, जिससे क्या है हमारा जो पर्यावरण है वो संतुलित या सही तरीके से चल सके। इसके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना भी चाहिए। किंतु कहीं नियम की कमी और बहुत जगह नियमों का पालन नहीं है। कहीं ऐसा क्या है, नियमों की कमी है, मतलब नियम जो है उनकी कमी है और साथ ही कुछ ऐसे भी जगह हैं जहां नियमों का पालन नहीं होता है। आज भी उत्पादन पुरानी तकनीक के आधार पर ही किया जा रहा है, जिससे उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पा रही है। तकनीकी क्षेत्र में एक तरफ नई तकनीकों को अपनाया है, वहीं दूसरी ओर अनुसंधान एवं खोज को भी बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए सरकार और निजी जो उद्यमियों को प्रयास करना चाहिए। ऐसे क्या है, पुरानी तकनीकी से कई जगह चीज़ें चल रही हैं, जिससे क्या है उत्पादन में जो वृद्धि है वो नहीं हो पा रहा है। इसके लिए क्या है, नई तकनीकी क्षेत्र जो तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ चुके हैं उन क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए वो उन तकनीकों को अपना सके। और दूसरी ओर ये भी कहा गया है अनुसंधान केंद्र जहाँ पे उनकी खोज की जाती है, उनके बारे में पता किया जाता है, तो ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए सरकार और निजी उद्यमियाँ मतलब निजी जो कंपनियाँ हैं उनको या उद्योग धंधे हैं उन्हें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए कि किस तरीके से हम नई तकनीकी से या नए तरीके से खोज करें और उसको आगे बढ़ा सकें। किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। उद्योगों की स्थापना के लिए कृषि और वनों का रकबा बढ़ते जा रहा है। इससे वनों और कृषि पर आधारित लोगों का पलायन अन्य जगह पर हो रहा है। उद्योगों की स्थापना की वजह से भूमि की समस्या तो हो ही रही है, साथ ही साथ जो उद्योगों की स्थापना की वजह से कृषि को भी नुकसान हो रहा है, वनों को जो क्षेत्र है वो भी दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है और लोग भी क्या है दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं, जो इन उद्योगों की वजह से होता जा रहा है। तो बच्चों
आज हम बस यहीं तक पढ़ेंगे। आगे की पढ़ाई हम अगले क्लास में देखेंगे। आप लोगों का क्वेश्चन है, हमारे देश में स्वतंत्रता के पश्चात आधारभूत उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया गया, इसके कौन कौन से कारण हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत सी सेवाएं कृषि एवं विनिर्माण से जुड़ी हुई हैं, उदाहरण देकर समझाइए। आप इसको किसी एक उदाहरण के द्वारा समझा सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए आप लोगों की पढ़ाई यहीं तक है। आप समय पे अपने होमवर्क सबमिट कीजिए। थैंक यू।